नमस्कार के न्यूज की खास स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। आज हम फिर हाजिर हैं देश विदेश की कुछ खास खबरों के साथ और सबसे पहले हम बात करेंगे अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान क्रैश की। के न्यूज की खास अपील है कि इस दिल दहला देने वाली खबर में आप संवेदना के साथ जुड़िए। साथ ही बात होगी महाराष्ट्र की सियासत में आए नए मोड़ की। आपको बता दें, फडणवीस राज ठाकरे की मुलाकात गुल खिला सकती है और चलते चलते बात अमेरिका के दिल में अचानक पाकिस्तान के लिए उमड़े प्यार की। दरअसल पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर को अमेरिका बुलाया गया। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट की बात करेंगे। अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान क्रैश होना बड़ी दुखद घटना है। अब तक जानकारी के अनुसार इस विमान में 242 लोग सवार थे। क्रैश साइड से आसमान में काला धुआं उठता हुआ देखा गया। बताया जा रहा है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट से प्लेन के टेक ऑफ करने के तुरंत बाद यह हादसा हुआ। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर GS मलिक ने विमान हादसे पर चिंता जताते हुए कहा कि दुर्घटना की भयावहता को देखते हुए किसी के बचने की संभावना बेहद कम लग रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। विमान हादसे का घटनाक्रम। अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI-171 क्रैश। विमान ने दोपहर 1:38 पर भरी उड़ान। दोपहर 1:40 पर विमान क्रैश हुआ। विमान में 242 पैसेंजर सवार थे। विमान में 169 भारतीय नागरिक थे। गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी भी सवार थे। 53 यात्री ब्रिटिश जबकि 7 पुर्तगाली यात्री थे। विमान में एक नागरिक कनाडाई था। डॉक्टरों के हॉस्टल में गिरा दुर्घटनाग्रस्त विमान। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI-171 ने दोपहर 1:48 पर उड़ान भरी थी। दोपहर 1:40 पर यह क्रैश हो गया। जानकारी के मुताबिक विमान एयरपोर्ट की दीवार और एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ। बता दें कि विमान के गिरते ही पूरे इलाके में धुएं का गुबार दिखाई दिया। विमान में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और कनाडाई नागरिक सवार थे। वहीं एयर इंडिया ने पुष्टि की है कि अहमदाबाद से लंदन गैटविक जाने वाली उड़ान संख्या AI-171 उड़ान भरने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे के बाद आनन फानन में घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है। चरखी दादरी में हवा में टकराए प्लेन। तारीख 12 नवंबर 1996। जगह चरखी दादरी, हरियाणा। सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट SV-763 और कजाक एयरलाइंस की फ्लाइट KZ-1907 आपस में टकरा गईं। कुल 349 लोगों की मौत हुई, जिसमें दोनों विमानों के सभी यात्री और चालक दल शामिल थे। इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814, तारीख 17 जुलाई 2000, जगह पटना एयरपोर्ट के पास। विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर रहायशी इलाके में गिरा। 60 से अधिक लोग मारे गए। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812, तारीख 22 मई 2010, मंगलौर, कर्नाटक। दुबई से जा रही फ्लाइट IX-812 रनवे पर उतरने के बाद फिसलकर घाटी में गिरी। हादसे में 158 लोगों की मौत हुई, जबकि 8 लोग बच गए। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 1344, तारीख 7 अगस्त, जगह कोझिकोड, केरल। दुबई से आ रही फ्लाइट IX-1344 रनवे पर उतरने के बाद फिसल गई, घाटी में गिर गई। हादसे में 20 लोगों की मौत हुई, जबकि 169 लोग बच गए। वहीं हादसे की जानकारी होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से बात की। पीएम मोदी ने नागरिक उड्डयन मंत्री से कहा कि वो सभी आवश्यक सहायता तत्काल उपलब्ध कराएं और स्थिति के बारे में नियमित रूप से अपडेट रहें। आपको बता दें कि एयर इंडिया का विमान क्रैश होने की खबर से पूरे देश में खलबली मच गई है। हादसे पर राजनीति, उद्योग, फिल्म जगत से लोगों ने ट्वीट कर हादसे पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, अहमदाबाद में हुई त्रासदी ने हमें स्तब्ध और दुखी कर दिया है। ये शब्दों से परे
हृदय विदारक है। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं इससे प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं। मैं मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हूं जो प्रभावित लोगों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, अहमदाबाद में हुए दुखद विमान हादसे को मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। आपदा प्रतिक्रिया बलों को तुरंत दुर्घटनाग्रस्त स्थल पर भेजा गया। स्थिति का आकलन करने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गृह मंत्री हर्ष संघवी और अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त से बात की गई। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ट्वीट किया, लंदन जाने वाले विमान जिसमें कई ब्रिटिश नागरिक सवार थे कि भारतीय शहर अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त होने के दृश्य विनाशकारी हैं। जैसे जैसे स्थिति विकसित हो रही है मुझे अपडेट किया जा रहा है और इस अत्यंत दुखद समय में मेरी संवेदनाएं यात्रियों और उनके परिवारों के साथ हैं। इंडिगो ने पोस्ट किया और लिखा, अहमदाबाद हवाई अड्डे के पास हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना से हम बहुत दुखी हैं। हमारी संवेदनाएं यात्रियों, चालक दल और उनके परिवारों के साथ हैं। इस कठिन समय में एयर इंडिया के साथ एकजुट हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुजरात के अहमदाबाद में यात्रियों को लेकर जा रहे एयर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर अत्यंत दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा, ये समाचार अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से यात्रियों के सकुशल होने की कामना की है। अहमदाबाद में विमान दुर्घटना की खबर सुनकर दुख हुआ। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं यात्रियों और चालक दल के परिवारों के साथ हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, गुजरात के अहमदाबाद में विमान दुर्घटना के बारे में जानकर स्तब्ध हूं। आपदा प्रतिक्रिया बल सभी प्रभावितों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं सभी लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं। दुनिया के सबसे बड़े विमान हादसे, टेनरिफे एयरपोर्ट आपदा 1977, तारीख 27 मार्च 1977, जगह लोस रोडियोस एयरपोर्ट, स्पेन। विमान KLM फ्लाइट 4805 और पैन AM फ्लाइट 1736। विवरण, घने कोहरे और संचार में गड़बड़ी के चलते दोनों बोइंग 747 विमान रनवे पर टकरा गए। आंकड़ा 583 लोगों की मौत हुई। जापान एयरलाइन फ्लाइट 123, तारीख 12 अगस्त 1985, स्थान माउंट ताकामागाहारा, जापान। विमान बोइंग 747 SR। टोक्यो से ओसाका जा रही फ्लाइट में तकनीकी खराबी के चलते नियंत्रण से बाहर होकर पहाड़ों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आंकड़ा 520 लोगों की मौत हुई। तुर्किश एयरलाइंस फ्लाइट 981, तारीख 3 मार्च 1974, स्थान एर्मेनोनविले फॉरेस्ट, फ्रांस। विमान मैकडॉनेल डगलस DC-10। विमान के कार्गो डोर में डिजाइन में गलती के चलते विस्फोट हुआ और प्लेन जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आंकड़ा 346 लोग मारे गए। बता दें कि एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 7878 विमान था, जिसमें बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास की कुल 254 से लेकर 267 सीट होती हैं। अहमदाबाद से इस विमान को करीब 9 घंटे की यात्रा के बाद 10:45 पर लंदन से सटे गैटविक एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन उससे पहले ही ये बड़ा हादसा हो गया। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अगली अहम रिपोर्ट की बात करेंगे। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों फिर हलचल है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात की है। इससे सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब राज ठाकरे और उनके चचेरे भाई शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बीच सुलह की खबरें जोर पकड़ रही हैं। क्या ये मुलाकात महाराष्ट्र की राजनीति में किसी बड़े उलटफेर का संकेत है?
क्या फडणवीस इस सुलह को रोकने या अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं? ये स्पेशल रिपोर्ट देखें। राज ठाकरे मुलाकात खिलाएगी गुल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि ये मीटिंग मुंबई के ताज लैंड्स एंड होटल में करीब 1.5 घंटे तक चली। हालांकि कहा तो ये जा रहा है कि ये कार्यक्रम सीएम फडणवीस के शेड्यूल में शामिल नहीं था। अचानक हुई इस मीटिंग के बाद राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि पिछले दिनों शिवसेना और मनसे के बीच गठबंधन की जो संभावनाएं थी, उन पर फिलहाल विराम लग सकता है। बीएमसी चुनावों के लिए बीजेपी एमएनएस में होगा गठबंधन। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस से ताजा मुलाकात से पहले राज ठाकरे ने 2024 के विधानसभा चुनाव परिणामों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने जीत हासिल की, उन्होंने भी मुझे फोन करके कहा कि ये परिणाम चौंकाने वाले हैं। बीजेपी को 132 सीटें मिली, जबकि अजित पवार की एनसीपी को 42 सीटें। क्या ये विश्वसनीय लगता है? बहरहाल इसके बावजूद फडणवीस ने इस मुलाकात को पारिवारिक और गैर राजनीतिक बताया है, लेकिन सियासी हलकों में इसे आगामी स्थानीय निकाय चुनावों, खासकर बीएमसी चुनावों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। बीजेपी एमएनएस गठबंधन की संभावना से जोड़ा जा रहा। दरअसल शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने 6 जून को अपने चचेरे भाई राज ठाकरे के साथ गठबंधन के संकेत दिए थे। उद्धव ने कहा था कि महाराष्ट्र की जनता जो चाहेगी वही होगा। राज ठाकरे ने 2006 में शिवसेना से अलग होकर मनसे बनाई थी। महाराष्ट्र में इस साल सितंबर तक निकाय चुनाव होने की संभावना है। 2024 के विधानसभा चुनावों में शिवसेना और मनसे के खराब प्रदर्शन के चलते दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की चर्चा तेज है। 2024 के चुनावों में उद्धव की पार्टी को जहां सिर्फ 20 सीटें मिली थी, तो वहीं मनसे का खाता तक नहीं खुला था। सियासी जमीन पर राज ठाकरे कितने मजबूत? 1989 से राजनीति में सक्रिय है राज ठाकरे। 1989 में राज ठाकरे 21 साल की उम्र में शिवसेना के स्टूडेंट विंग के अध्यक्ष थे। 1989 से लेकर 1995 तक महाराष्ट्र के कोने कोने के अनगिनत दौरे किए। 1993 तक लाखों की तादाद में युवा अपने और शिवसेना के साथ जुड़े। पूरे राज्य में शिवसेना का तगड़ा जमीनी नेटवर्क खड़ा हो गया। 2002 तक राज ठाकरे और उद्धव शिवसेना को संभाल रहे थे। 2003 में महाबलेश्वर में पार्टी का अधिवेशन हुआ। बाला साहब ठाकरे ने राज से कहा, उद्धव को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाओ। राज ने पूछा, मेरा और मेरे लोगों का क्या होगा? - 2005 तक उद्धव पार्टी पर हावी होने लगे थे। पार्टी के हर फैसले में उनका असर भी दिखने लगा था। ये बात राज ठाकरे को अच्छी नहीं लगी। 9 मार्च 2006 को राज ठाकरे ने अपनी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे का ऐलान किया। राज ने मनसे को मराठी मानुस की पार्टी बताया और कहा, यही पार्टी महाराष्ट्र पर राज करेगी। बहरहाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे से इस मुलाकात का एक बड़ा संदर्भ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच सुलह की बढ़ती चर्चाएं हैं। 2006 में राज ठाकरे ने उद्धव से मतभेदों के चलते शिवसेना छोड़कर एमएनएस बनाई थी, जिसके बाद दोनों चचेरे भाइयों के बीच सियासी दुश्मनी जगजाहिर हो गई थी। लेकिन हाल के महीनों में, खासकर 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में दोनों पार्टियों के खराब प्रदर्शन के बाद सुलह की बातें शुरू। अप्रैल 2025 में राज ठाकरे ने अभिनेता महेश मांजरेकर के साथ एक पॉडकास्ट में कहा, मोटे जगह तो मैं प्रस्ताव का स्वागत किया, लेकिन एक शर्त रखी कि ये सुलह महाराष्ट्र के हित में होनी चाहिए, न कि बीजेपी के हितों को पूरा करने के लिए में शामिल थे। ये बयान एकनाथ शिंदे और बीजेपी की ओर इशारा करता था, जिन्होंने 2022 में शिवसेना को तोड़कर उद्धव की सरकार गिरा दी। फिलहाल फडणवीस की राज ठाकरे से मुलाकात ने कई सवाल खड़े किए हैं। सियासी विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी इस सुलह को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, खासकर बीएमसी और अन्य स्थानीय निकाय चुनावों को देखते हुए। मुंबई, ठाणे और नासिक जैसे शहरी क्षेत्रों में एमएनएस और शिवसेना दोनों का मराठी वोटर्स के बीच अच्छा प्रभाव है, और अगर ये दोनों एक हो जाते हैं तो महायुति के लिए चुनौती बढ़ सकती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली अहम रिपोर्ट की बात करेंगे। तो ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करते हैं अगली अहम रिपोर्ट की।
तो स्पेशल रिपोर्ट में अगली अहम रिपोर्ट की बात करेंगे। अमेरिका के दिल में अचानक पाकिस्तान के लिए फिर से प्यार जाग उठा है। दरअसल 14 जून को अमेरिकी सेना के 250वें स्थापना दिवस में शामिल होने के बहाने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर को अमेरिका बुलाया गया है और उनका जोरदार स्वागत किया गया। सवाल उठता है कि ऐसे संवेदनशील वक्त पर अमेरिका ने पाकिस्तान की ओर दोस्ती का हाथ क्यों बढ़ाया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। दक्षिण एशिया में प्रभाव बनाए रखना ट्रंप की रणनीति। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान निशाना भले ही पाकिस्तान में स्थित आतंकी अड्डे या कई अहम एयरबेस रहे हों, लेकिन इसकी गूंज वॉशिंगटन तक पहुंची है। पाकिस्तान को इससे सामरिक और कूटनीतिक नुकसान भी हुआ है। अमेरिका का मुनीर को आमंत्रित करना पाकिस्तान के साथ संबंधों को फिर से मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव को बनाए रखना भी ट्रंप की एक रणनीति हो सकती है। आसिम मुनीर को बुलाने का असली मकसद। आसिम मुनीर को भले ही अमेरिकी सेना के 250वें स्थापना दिवस के बहाने बुलाया गया हो, लेकिन अमेरिका का मकसद कुछ और है। पिटांगन में होने वाली बैठक में सुरक्षा सहयोग, खुफिया जानकारी साझा करने और सैन्य सौदों को लेकर गहन वार्ता की जाएगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका जिन मुद्दों पर पाकिस्तान की मदद चाहता है, उनमें तालिबान के खिलाफ कड़ा रुख, चीन संग रिश्ते या आतंकी संगठनों के खिलाफ इनपुट शामिल है। वहीं बदले में पाकिस्तान को भी अमेरिका से हथियारों में मदद की दरकार है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए पाकिस्तान के जकोबाबाद और सरगोधा जैसे एयरबेस पर हमला हुआ तो वहां अमेरिका के F-16 फाइटर जेट्स को भी नुकसान पहुंचने के दावे किए गए। हालांकि इस बात की भारतीय सेना ने पुष्टि नहीं की। इस वजह से भी हताश पाकिस्तान ने अमेरिका से दूरी बनाई थी। क्या इस दूरी को खत्म करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को फिर से गले लगाने की रणनीति अपनाई है? तो वहीं अमेरिका को पाकिस्तान के रास्ते फिर से अफगानिस्तान में प्रभाव जमाने की जरूरत है। बता दें कि पाकिस्तान दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण भूराजनीतिक स्थिति रखता है जो अफगानिस्तान, ईरान और मध्य एशिया से जुड़ा है। अमेरिका के लिए पाकिस्तान के साथ सैन्य और कूटनीतिक संबंध बनाए रखना चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान 81% हथियार चीन से आयात करता है और अमेरिका इस निर्भरता को कम करने की कोशिश कर सकता है। अमेरिका ने पाकिस्तान पर आतंकवादी संगठनों जैसे जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दबाव बनाया है। उदाहरण के लिए अमेरिकी सांसद ब्रैड शेरमन ने बिलावल भुट्टो जरदारी के नेतृत्व वाले पाकिस्तान प्रतिनिधिमंडल को साफ कहा था कि पाकिस्तान को जैश-ए-मोहम्मद को खत्म करना होगा और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। ये दर्शाता है कि अमेरिका का निमंत्रण दुलार से ज्यादा एक राजनीतिक संवाद का हिस्सा है, जिसका मकसद पाकिस्तान को जवाबदेह बनाना है। भारत के साथ अमेरिका की क्या है नीति? अमेरिका ने भारत के साथ आतंकवाद विरोधी सहयोग को मजबूत किया। तहव्वुर राना का प्रत्यर्पण इसका सबूत है। शशि थरूर ने अमेरिका में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले के बाद भारत के रुख को स्पष्ट किया। शशि थरूर की अमेरिकी यात्रा के दौरान व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों के विस्तार पर चर्चा हुई। हाल के सालों में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और रक्षा सहयोग बढ़ा है, जो दोनों देशों में समृद्धि और शांति को बढ़ावा देता है। भारत के लिए अमेरिकी निवेश और रक्षा सौदे क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि भारत में शांति और मजबूत सीमाएं उसके निवेश के लिए जरूरी है। भारत अमेरिका संबंध एक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के रूप में विकसित हुए हैं। भारत के मामले में अमेरिका की दोहरी नीति। हालांकि भारत में कई लोग अमेरिका की नीति को दोहरा मानते हैं, क्योंकि वो एक तरफ भारत के साथ आतंकवाद विरोधी सहयोग बढ़ाते हैं और दूसरी ओर पाकिस्तान के साथ संबंध बनाए रखता है। खासकर जब ट्रंप ने कश्मीर पर मध्यस्थता की पेशकश की, जिसे भारत ने खारिज कर दिया। ट्रंप के दावे कि उन्होंने भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम में मध्यस्थता की भारत में विवाद का कारण बन गया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे खारिज करते हुए कहा कि ये DGMO स्तर पर द्विपक्षीय समझौता था। अमेरिका के लिए क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक संतुलन जरूरी। अमेरिका का नजरिया क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक शक्ति संतुलन पर केंद्रित है। वो भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करते हुए पाकिस्तान को भी जोड़े रखता है, ताकि चीन का प्रभाव कम हो और आतंकवाद पर दबाव बनाए रखा जाए।
अमेरिकी विदेश विभाग ने पहलगाम हमले को अवैध और अस्वीकार्य बताया और कहा कि अमेरिका भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। ये दर्शाता है कि अमेरिका की नीति आतंकवाद विरोधी है, भले ही वो पाकिस्तान के साथ संवाद बनाए रखे। दरअसल अमेरिका का पाकिस्तान के साथ मेल जोल चीन के प्रभाव को कम करने की रणनीति का हिस्सा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और सैन्य क्षमता चीन पर निर्भर है और अमेरिका इस निर्भरता को कम करने के लिए आर्थिक और सैन्य सहायता का लालच दे सकता है। ये भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है क्योंकि ये पाकिस्तान को चीन के प्रभाव से बाहर निकालता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का